हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सी ए यश गोयल एंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी ए फाइनल टैक्सेशन के लिए, इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए क्लासेस जो कि आपकी रहने वाली हैं सेट सी एस पी एम के लिए। तो मैंने इसी क्रम में ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड ये आपका 5th लेक्चर है। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी। इसमें मैंने अपने पहले लेक्चर्स में बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन का, इंटरनेशनल टैक्सेशन का इंट्रोडक्शन दिया था एंड फिर उसके अगले कुछ लेक्चर्स में मैंने एनआर टैक्सेशन स्टार्ट किया था, जो कि अगर आप अपनी आईसीआई की मॉड्यूल उठा के देखेंगे तो वो जो पार्ट है जो मैंने अपने प्रीवियस 3 से 4 लेक्चर में कवर किया है वो आईसीआई की मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग एनआर टैक्सेशन का पार्ट नहीं है। वो आपके चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन का ही पार्ट है, लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक्चुअली आपके एनआर टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो आईसीआई की मॉड्यूल में बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर कवर होते हैं। लेकिन मैंने उनको एनआर टैक्सेशन के नाम से ही अपलोड किया है, तो आप उनको जब देखेंगे और आप जब देखेंगे उन लेक्चर्स को तो आप पाएंगे कि उसमें मैंने अपनी खुद की बुक्स को यूज किया है, ना कि आईसीआई की मॉडल को। बट मुझे अब रियलाइज हुआ कि आप सब लोगों को आईसीआई की मॉडल से पढ़ाना ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आप सभी के पास मेरी बुक्स तो अवेलेबल है नहीं। आपके पास मेरी बुक्स ना होने की बजाय आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल है, और आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ना और ज़्यादा ईजी भी है आप सबके लिए। तो मैं आने वाली अपनी सारी वीडियोस अब आईसीआई की मॉड्यूल से ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जो कि आपके इसके लिए रहेंगी, कोर्स के लिए। एंड मैं चाहूंगा कि कम से कम लेक्चर्स में आपको पूरा आपका कोर्स समेट के दे दूँ, ठीक है, और इन डेप्थ नॉलेज के साथ में। ठीक है, तो आप जब उन लेक्चर्स को देखेंगे जो मेरी प्रीवियस वीडियोस में है, मेरी बुक्स तो नहीं है आपके पास में, लेकिन जब आप उसको चैप्टर को देखना चाहेंगे तो साथ में आपकी आईसीआई की मॉड्यूल्स को आप साथ रख लीजिए, और चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन उसके को रेफर करते जाइए। आप देखेंगे मैंने पढ़ा है तो उसी सीरीज के अंदर है जो कि आपके आईसीआई के मॉडल में दिया हुआ है। हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट आगे पीछे हो, तो आप वीडियो पोस्ट करके बस उसको देख लीजिएगा, वो आपको वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि रहने वाली है एडवांस एनआर टैक्सेशन का, मतलब एनआर टैक्सेशन का वो पार्ट जो एक्चुअली आपके आईसीआई के मॉडल में एनआर टैक्सेशन के नाम से दिया गया है। ठीक है, हम बेसिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम आगे इन डेप्थ में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है सर हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या ना टैक्सेशन में। तो बेसिकली यही है कि जो नॉन रेजिडेंट है, जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट क्या होते हैं, वो कंडीशन फुलफिल होती है जो कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दी है, कुछ 182 डेज एंड मोर की, एंड कुछ अदर कंडीशंस भी अप्लीकेबल होती हैं। लेकिन क्या बात आ रही है कि सिटीजनशिप और रेजिडेंशियप एक होती है, तो जी नहीं। कोई एक पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है वो हो सकता है कि इंडिया का रेजिडेंट हो भी और ना भी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे ही इंडिया के सिटीजन इंडिया के रेजिडेंट हो। तो साथ में कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि जो पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है, बाहर किसी कंट्री का सिटीजन है, लेकिन वो इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है टैक्सेशन की पर्पज के लिए। ठीक है, हमारे इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो हम वही इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर, वो बंदा, उसके हाथ में जो इनकम अर्न हो रही है वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसमें वो सारे प्रोविजन दिए गए हैं कि किस किस केस में वो इनकम हमारे इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी, किसमें नहीं होगी। तो हम इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में पढ़ेंगे क्या, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट जितने भी तरह की वेरियस टाइप्स ऑफ इनकम इंडिया के अंदर कमा रहा है, उसकी टैक्सेबिलिटी आखिर होगी क्या, वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। दूसरा सर हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि जो टैक्स पेबल है बाई नॉन रेजिडेंट ऑन डिविडेंड, कि नॉन रेजिडेंट के हाथ में कुछ डिविडेंड आया होगा, कुछ नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी मिली होगी, कुछ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिली होंगी, तो उसकी टैक्स की अप्लीकेबिलिटी क्या होगी, उसके ऊपर उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, ये भी हम इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि कुछ टैक्स पेबल बनता है नॉन रेजिडेंट का, जो कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो चैप्टर 12A के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं, कि चैप्टर 12A में बताए गए हैं कुछ स्पेशल प्रोविजन, उसके अंदर क्या टैक्स पेबल होगा वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। उसके अलावा सर हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो नॉन रेजिडेंट है उनका कुछ शिपिंग बिजनेस हो, क्रूज हो, शिप्स हो, एयरक्राफ्ट का बिजनेस हो, तो उसके ऊपर जो उनका प्रॉफिट एंड गेन बनता है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जितना भी उन्होंने कहा कि हमारी बुक के अकॉर्डिंग इतना प्रॉफिट बनता है हम उनको मान लें, क्योंकि हो सकता है कुछ उसमें दिक्कत हो, क्योंकि ये बड़े बड़े बिजनेस है, बिग टाइप के बिजनेस है, तो वो बेसिकली लॉस ही शो कर दें इस बिजनेस के अंदर। हो सकता है वो प्रॉफिट शो ही ना करें, हमें टैक्स ना दें। तो इसलिए हमने उन चैप्टर्स पे, मतलब इस टाइप के कुछ बिजनेस हैं उन पे कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए हैं, और एक उनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन निकालने के लिए भी एक स्पेशल तरीका बताया गया है, जो कि हम इसके अंदर देखेंगे। पहले
उन बिजनेस का प्रॉफिट एंड गेन कैलकुलेट होगा, फिर उसके ऊपर टैक्सेशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कंप्यूट करना प्रॉफिट एंड गेन ऑन शिपिंग बिजनेस, क्रूज एंड शिप्स, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा। ठीक है, और कुछ टर्की प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट्स भी। उसके अलावा सर हम इसमें क्या देखने वाले हैं, उसके अलावा हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कितना ऑफिस एक्सपेंडिचर उनका अलाउ होगा और कितना डिसअलाउ होगा। ठीक है, हेड्स ऑफ ऑफिस एक्सपेंडिचर अलाउ और रिडक्शन कितनी उनको मिलेंगी, हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ हम देखेंगे विदहोल्डिंग टैक्स से प्रोविजन भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, तो विदहोल्डिंग टैक्स से प्रोविजन देखेंगे। ठीक, बाकी कुछ टीडीएस के प्रोविजन भी होंगे, टैक्स एट सोर्स, कितना टीडीएस कटना चाहिए कितना नहीं कटना चाहिए, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे सीधे चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले है ये कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट है हमारा, कि हमने प्रीवियस जो इसके अर्लियर चैप्टर्स हैं, मतलब इससे पहले वाले चैप्टर उसके अंदर पढ़ लिया है कि इनकम कौन सी इंडिया के अंदर टैक्स होगी, नॉन रेजिडेंट के हाथ में कौन सी नहीं होगी, वो कौन सी होगी जो कि इंडिया के अंदर अक्रू और अराइज होगी, रिसीव्ड या अक्रूड इन इंडिया। जो भी इनकम इंडिया के अंदर रिसीव होगी या फिर इंडिया के अंदर अक्रू होगी, वही एक नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्स होगी। ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन बात आती है सर कौन सी इनकम इंडियन में उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में अक्रू होगी, तो वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कौन सी अक्रू होगी। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरीज ऑफ इनकम एंड देयर टैक्सेबिलिटी, उस टाइप के हम इनकम इसमें देखने वाले हैं हम इस सीरीज में, कि जो क्या क्या कैटेगरी उन इनकम की, उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आती है जो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, वो है रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक है, अब बात आती है सर रॉयल्टी क्या होती है और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इसमें डिफरेंस क्या है, आप ये हमें बता दीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए मेरे साथ, एक कंपनी है हीरो साइकिल्स लिमिटेड। ठीक है, क्या कहा हमने, एक कंपनी है हीरो साइकिल लिमिटेड जो कि फाउंडेड की थी, फाउंडेड बाई ओम प्रकाश मुंजियाल जी ने, लुधियाना के अंदर। ठीक है, तो ये कंपनी जो है इंडिया बेस्ड कंपनी है, और इसका प्राइमरी जो बिजनेस है वो क्या है, बिजनेस है वो है साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, प्राइमरी बिजनेस है साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करने का। लेकिन इस कंपनी के जो फाउंडर थे ओम प्रकाश मुंजाल, उनजी का मानना था कि चलो साइकिल तो हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया के जो रेजिडेंट, इंडिया के जो सिटीजन हैं, उनको हम प्रोवाइड कर सकें क्या, एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल। ड्रीम क्या था उनका, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स टू जनरल पब्लिक। ठीक है, आम लोगों को एक अफोर्डेबल मोटरसाइकिल उनका देने का प्लान था। लेकिन सर क्या है, उनका ड्रीम तो है प्रोवाइड करने का, लेकिन उनके पास में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो प्रोवाइड कर सके अफोर्डेबल मोटरसाइकिल। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं जापान। ठीक है, वहां बात करते हैं वेरियस मैन्युफैक्चर से, उनको बोलते हैं कि हमारा जो ड्रीम है, हमें क्या करना है, अफोर्डेबल मोटरसाइकिल बनानी है। ठीक है, मोटरसाइकिल बनानी है जो लो फ्यूल ले और अच्छी चले, इंडिया की सड़कों की कंडीशन के हिसाब से बनानी है एक अच्छी मोटरसाइकिल। तो बहुत सारे वेंडर से मिलते हैं, फाइनली उनकी डील फिक्स होती है होंडा मोटर्स लिमिटेड से। होंडा मोटर्स लिमिटेड के साथ उनकी डील फिक्स हो जाती है। अब क्या होती है, डील फिक्स हो गई, अब इन दोनों कंपनियों ने क्या किया, हीरो और होंडा, इन्होंने मिलकर क्या किया, इंडिया के अंदर जेवी क्रिएट की, जिसका नाम था हीरो होंडा, क्या नाम था, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने एक कंपनी क्रिएट करी जेवी थी, जो हीरो होंडा मोटर कॉर्पोरेशन मोटर लिमिटेड, जो कि प्राइमरी बिजनेस क्या था उसका, प्राइमरी बिजनेस क्या था, बताइए, गैस करिए आप, ये तो सभी को पता होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स। ठीक है,
ऑफ मोटरसाइकिल्स। अब सर बात तो वही आ गई, इनको भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए, इंजन चाहिए बनाने के लिए, तो ये बनाएंगे कैसे? तो इन्होंने जो साइकिल का ढांचा था, ठीक है, बॉडी सेल, ये तो टेक्नोलॉजी पहले से हीरो को आती थी, लेकिन होंडा से इन्होंने लिया स्पेशल इंजन की टेक्नोलॉजी, इंजन टेक्नोलॉजी। तो इंजन की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, उसको बनाना मुश्किल था, तो इसलिए ये क्या करते थे, इस टेक्नोलॉजी के पहले मैं बना देता हूँ एक मोटरसाइकिल, आप माइंड मत करिएगा, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी मोटरसाइकिल बनाने की। ये तो कुछ और ही बन गया मोटरसाइकिल ना बनते हुए, ठीक है। ये इंजन है इसका, ये किक हो गई, ठीक है। अच्छी मोटरसाइकिल बनाई ना मैंने, ये बहुत अच्छी बनाई है आपने मोटरसाइकिल, ठीक है। इस पे नाम लिख देते हैं हीरो होंडा, ठीक है। अब क्या ये इन्होंने मोटरसाइकिल बनाई, इसके लिए इंजन जो है, इसके लिए जापानीज कंपनी को क्या देंगे, ये देंगे रॉयल्टी पर यूनिट बेसिस पे। एक रॉयल्टी फिक्स हो गई, मान लीजिए 10,000 रुपए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 10,000 की रॉयल्टी फिक्स कर दी कि ये अपनी जो पेरेंट कंपनी थी होंडा, उसको जापान वाली को एक रॉयल्टी पे करेंगे। तो ये एक रॉयल्टी होती है जो हम एक कंपनी एक टेक्नोलॉजी के लिए पे करती है। हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड को अपनी मोटरसाइकिल बनाने के लिए इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी होंडा मोटर्स लिमिटेड ने पेटेंट करवा रखी थी, तो वो टेक्नोलॉजी होंडा मोटर्स लिमिटेड ने हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड को ट्रांसफर करी, उसके बदले उसको मिल गई क्या, रॉयल्टी। ठीक है सर, रॉयल्टी समझ आ गई। अब सर ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या बोला है, हम तो इसको सेम ही समझते आ रहे थे आज तक, सेम ही समझ रहे थे ना बच्चों, हम भी सेम ही समझते थे। क्या देखा, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ठीक है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। हम इसी एग्जाम्पल में कंटिन्यू करते हैं, एग्जाम्पल को डिफरेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक जी इंजीनियर थे मिस्टर जॉन, जो कि जापान के फेमस इंजीनियर है, ठीक है। अब जापान के फेमस इंजीनियर है, अब ये जो है जापान के हैं, इनकी सर्विस चाहिए हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड को, ये प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस टू हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, ठीक है। क्या जी इंजीनियर है, कुछ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे होंगे, हो सकता है कि कैसे और ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी करी जाए, कुछ भी एक्स वाई जी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बदले क्या होगा, उसके बदले ये जो मिस्टर जॉन है, इनको, और ये है हीरो होंडा लिमिटेड, ठीक है, ये क्या होगा, ये प्रोवाइड कर रहे हैं टेक्निकल सर्विसेज, और इसके बदले इनको मिल रही है क्या, सम फीस मिल रही है। अभी क्या है, रेजिडेंट है जापान के, ये क्या है, इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर के किसी पर्सन को उसकी कुछ टेक्निकल सर्विस जो उसने प्रोवाइड करी है, अपनी कुछ भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी है इंडिया के अंदर, उसके लिए उसको फीस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, तो सर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें टैक्सेबिलिटी बता दीजिए, तो इसकी टैक्सेबिलिटी होगी कि जो कौन सी रॉयल्टी, कौन सी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया के अंदर अक्रूअराइज मानी जाएंगी। हमने पहले क्या पढ़ा था कि वही इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल होगी जो कि इंडिया में या तो रिसीव हुई होगी या फिर अक्रूअर अराइज हुई होगी। तो सर रिसीव तो समझ में आती है, अब अक्रूअर अराइज का मतलब क्या है, अब मिस्टर जॉन है, इंडिया के बाहर बैठे हैं, तो क्या उन्होंने सर्विस दी, तो क्या जो फीस है वो क्या कंपनी उनको प्रोवाइड करने इंडिया के अंदर बुलाएगी, सर आप इंडिया में आओ और ये पकड़ो ताकि इंडिया में टैक्सेबल हो, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो सर कुछ और कॉन्सेप्ट चाहिए, टैक्सेबल तो करना है, इसलिए कॉन्सेप्ट आया अक्रूअर अराइज का। तो अब बात आती कौन सी इनकम रॉयल्टी और फीस की इंडिया के अंदर अक्रूअर अराइज होगी, तो वही हमारे चैप्टर कह रहा है कौन सी होगी। पहली बात क्या देखेंगे कि रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस विल बी डीम टू अक्रूअराइज इन इंडिया
व्हेन इट इज पेबल बाई, जब वो पे करी जाए, मतलब जो पे करने वाली कंपनी है, जो कि हमारे केस में कौन सी है, हीरो होंडा कंपनी लिमिटेड, वो पे करने वाली क्या है, इंडियन कंपनी है, तो पहली कंडीशन अप्लीकेबल होगी। दूसरा, पेबल बाई, कौन पेपर कर रहा है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, गवर्नमेंट और नॉन रेजिडेंट। तो पेबल बाई में पहली कंडीशन हमें देखनी है हीरो होंडा, तो इन तीन में से किस में आ रही है, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अब हमने जब डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, पर्सन हो, कोई भी हो, सारे पर्सन की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करते हैं। ठीक है, तो कंपनी भी एक पर्सन है, तो और कंपनी हीरो होंडा कंपनी लिमिटेड इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया की रेजिडेंट भी है, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो कंपनी इंडिया की रेजिडेंट है, वो पे कर रही है रॉयल्टी, तो सर कवर हो गई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने उसको कवर कर दिया। ठीक है सर, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन दे दी, हमने कवर कर दिया, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी आती हैं। क्या, इफ द टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी सर्विस आर यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरी आउटसाइड इंडिया। अब हो सकता है कि जो प्रोवाइड करा, ठीक है, मिस्टर जॉन ने हीरो होंडा को प्रोवाइड करी। अब एक केस मान के चलिए ना, इंडिया की कंपनी है हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, लेकिन वो बिजनेस ही इंडिया में नहीं कर रही, इंडिया के बाहर कर रही है, उसका कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट बिजनेस इंडिया के बाहर है। ठीक है, इंडिया में कुछ है ही नहीं, मतलब जापान की कंपनी होंडा और हीरो कंपनी इंडिया की, दोनों ने मिलकर जो हीरो होंडा सेटअप करी, वो इंडिया में नहीं करी, इंडिया के बाहर करी। ठीक है, तो आप उसको अगर मिस्टर जोन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आप इंडिया के अंदर टैक्सेबल कैसे कर सकते हैं, वो तो इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी नहीं ना, तो वो तो इंडिया के बाहर होगी। तो हमारी एक्सेप्शन हो गई कि इंडिया के बाहर की कंपनी है वो, जिसको जो इस केस में आ रही है, वो जो कंपनी जो पे कर रही है कुछ भी रॉयल्टी या एफटीएस किसी भी एनआर को। ठीक है, बाहर की कंपनी बाहर के बंदे को पे कर दिया, तो इंडिया वाले बीच में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए हमारी एक्सेप्शन में डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेप्शन के अंदर हम डाल चुके हैं। ठीक, दूसरा क्या है एक्सेप्शन, इफ टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी सर्विस आर यूटिलाइज टू मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। मतलब पहली वर्ड पकड़ना, दोनों चीज एक ही है, बस पहली में बिजनेस और प्रोफेशन का है कि इंडिया के बाहर बिजनेस और प्रोफेशन में यूज हो रही है, और दूसरा किसी भी अदर सोर्स हो सकता है, इंडिया के बाहर रेंटल इनकम हो सकता है ना, कि कोई भी इंडियन रेजिडेंट है, वो पे कर रहा है किसी एनआर को इंडिया के बाहर का रेंट, तो वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल तो होगा ही नहीं, तो वो यहाँ आ गया। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट अगर कोई भी रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडियन गवर्नमेंट अगर पे कर रही है, तो कुछ भी केस हो वो इंडिया के अंदर अक्रूअलाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट अगर पे कर रही है तो इंडिया के अंदर ही अक्रूअलाइज होगा, चाहे बाहर बिजनेस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। ठीक, अब आता है तीसरा केस। तीसरा केस क्या है, खुद एक नॉन रेजिडेंट, कि जो पे करने वाला है वो भी एक नॉन रेजिडेंट है, मतलब मिस्टर जोन नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या था, हीरो होंडा थी, हीरो होंडा पे कर रही थी, जो कि एक रेजिडेंट थी, लेकिन हो सकता है कोई नॉन रेजिडेंट। क्या, जापान की कंपनी है, जापान के मिस्टर जोन है, जापान की कंपनी जापान के बंदे को पे कर रही है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर बाहर की कंपनी बाहर के बंदे को पे कर रही है, मान लीजिए होंडा लिमिटेड, ठीक है एग्जांपल, होंडा लिमिटेड पे कर रही है मिस्टर जोन को, होंडा लिमिटेड इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट है, पे कर रही है मिस्टर जोन को, जो कि इंडिया के बाहर का ही बनता है। अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्यों डीम टू अक्लोराइज कर रही है उसको, आप बोलेंगे ये, लेकिन करेगी कब, सिर्फ एक केस में, कब, जब जो इंडिया के बाहर की कंपनी है, कौन सी, जो पे कर रही है होंडा लिमिटेड, उसका कुछ बिजनेस इंडिया के अंदर भी हो। आप देखते हैं होंडा की एक्टिवा आती है, अब तो होंडा का कंप्लीट बिजनेस सेटअप हो चुका है इंडिया में, प्रॉपर सारी मोटरसाइकिल वगैरह भी आ रही है, लेकिन जब ये जॉइंट वेंचर हुआ करता था हीरो और होंडा का, उस समय मोटरसाइकिल बनाती थी हीरो होंडा लिमिटेड, लेकिन स्कूटी खाली होंडा बनाती थी एक्टिवा के नाम से। आप 2010 के आसपास देखेंगे, उस समय हीरो होंडा की मोटरसाइकिल भी आती थी और होंडा की स्कूटी भी आती थी। तो उस केस में क्या है, बाहर की कंपनी है लेकिन उसका बिजनेस इंडिया के अंदर है। अब उस बिजनेस के लिए अगर कोई सर्विस वो इंडिया के बाहर किसी पर्सन से ले रही है, तो वो उस केस में डीम टू बी अक्रूअलाइज इन इंडिया हो जाएगा, और वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर, यही है, पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, यही लिखा है, royalty and fees for technical services will be deemed to be accrualized in India when it is payable by person resident in India। दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा नॉन रेजिडेंट। अब कुछ एक्सेप्शन है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया की, वो क्या है कि इफ द टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया। दूसरा, इफ द टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विस आर यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग
इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई एक्सेप्शन नहीं, एनआर की एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं एनआर की, एक ही कंडीशन है क्या, इफ टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी सर्विस आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउट इन इंडिया और मेकिंग एनी सोर्स फ्रॉम मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। ठीक है, ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बोल रहे हैं, आप चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन वो पढ़ सकते हैं सेक्शन 9160 और डिटेल्स के लिए, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है सर, अब क्या बात आ रही है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस अराइजिंग इन द हैंड ऑफ नॉन रेजिडेंट हाउएवर एग्जाम्प्ट इन द फॉलोइंग केस। अब कुछ केस ऐसे हैं जहां पर रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, ये कुछ भी केस जो हम लोग पर पढ़ के आए हैं, इंडियन गवर्नमेंट दे रही हो, ठीक है, कोई भी एनआर दे रहा हो, रेजिडेंट दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, वो इसके अंदर आएगी ही नहीं, टैक्सेबल होगी ही नहीं, अक्रूराइज होगी ही नहीं। किस केस में, जब कोई एग्रीमेंट बन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट किस बात के लिए, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को लेके, ठीक है, कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट भी अगर इंडिया के बाहर किसी पर्सन से, नॉन रेजिडेंट से कोई भी सर्विस ले रही है जो कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कोई भी रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया के बाहर प्रोवाइड कर रही है, तो हमने जो ऊपर प्रोविजन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर डीम टू बी एक्रू एंड अराइज इन इंडिया हो जाएगी, और उस पर टैक्सेबल आ जाएगी, टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन दी गई कि बात अगर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की है, तो वो इनकम जो है जो नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा है इंडियन गवर्नमेंट से, वो डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, और उसके ऊपर कोई भी टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा, एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक एडवाइजरी एजेंसी है एनटीआरओ, उसके थ्रू अगर कोई सर्विस फीस फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है किसी नॉन रेजिडेंट को, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ, एक सेकंड इस चीज को रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। अब यहाँ दो चीजें आ रही है, ठीक है, अब आपने कहा सर टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया के अंदर रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, लेकिन कुछ सेक्शन के अंदर होगी, किस सेक्शन के अंदर होगी, बात करते हैं। ठीक है, अब एक चीज होती है कि जो नॉन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट कंपनी है, पर्सन है, हो सकता है उसका इंडिया के अंदर कोई परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट हो। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट मतलब हो सकता है कोई उसने कंपनी खोल रखी हो, कोई उसने ऑफिस खोल रखी हो, कुछ भी हो सकता है कि इंडिया के अंदर वो स्टेब्लिश्ड है कि आपको इंडिया में उनके पास जाना है। आज आपको किसी भी कंपनी, अमेजोन वगैरह पे आप कोई भी सामान मंगाते हैं, उनको अगर आपको कुछ कंप्लेन करनी है, कुछ भी करना है, उनके कस्टमर एग्जीक्यूटिव इंडिया में बैठे हैं, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए, आप वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन वो क्या है, वो उनका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है कि इंडिया के अंदर उन्होंने परमानेंट कुछ इस्टेब्लिश कर रखा है। अमेजोन वाली भी, अमेजोन भी बाहर की कंपनी है, लेकिन इंडिया के अंदर उनका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, तो उस केस में उनकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सेक्शन 44 डीए के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आ जाएगी, सेक्शन 44 डीए के अंदर इस केस में उनकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन हो सकता है उनका कोई भी परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है, वो डायरेक्ट किसी वेबसाइट के अंदर के थ्रू जो इंडिया के बाहर हो वैसे ऑपरेट कर रहे हो, इंडिया के अंदर उनका कोई भी तरीका नहीं है बिजनेस करने का, बस वो इंडिया से इनकम कमा के बाहर ले जा रहे हैं, तो उनकी टैक्सेबिलिटी सेक्शन 115 ए के अंदर आ जाएगी। किस सेक्शन में आ जाएगी, 115 ए के अंदर। ठीक है, अब इसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप ऊपर के कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद में मैं इस नीचे वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ाता हूँ। चलो जी, आ जाओ आगे, आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हूँ। अभी क्लास फेस टू फेस तो है नहीं, जो मैं आपके रिएक्शन से समझ आता आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन फिर मैं ट्राई करूंगा कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आए। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, ताकि इससे मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ,
ये इसका एक रीज़न ये भी है कि मैं जब पहले अपलोड कर रहा था, उसमें मुझे लग रहा था शायद क्या पता मेरी बातें किसी को समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो। तो अगर आपको समझ आ रही हैं, एक्चुअली मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है? और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर मेरे को करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? अब बात करते हैं सेक्शन 44 डीए की। हम पढ़ते हैं सेक्शन 44 डी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? वेयर द नॉन रेजिडेंट हैज़ ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है या कुछ फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन है, ठीक? तो इस केस में एलिजिबल एसएससी कौन होगा? एसएससी मतलब जिसका टैक्स कैलकुलेट करना है, जिसके ऊपर हमें इनकम कैलकुलेट करनी है, जो नॉन रेजिडेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? वो एलिजिबल एसएससी कौन होगा सेक्शन 44 डीए के अंदर, ठीक है? तो सेक्शन 44 डीए क्या कर रहा है? सेक्शन 44 डीए कुछ नहीं कर रहा है, एक मेथड बता रहा है जिससे हम कंप्यूट कर सकते हैं इनकम, इसकी रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की, जो कि एक एग्रीमेंट के तहत बनी है नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी का किसी इंडियन कंपनी और इंडियन गवर्नमेंट। मतलब होगा क्या, कोई भी इंडिया के बाहर का बंदा इंडिया के अंदर आके बिजनेस कर रहा है, कोई इनकम कमा के लेके जा रहा है, तो क्या होगा, उसका कुछ एग्रीमेंट होगा किसी इंडियन पर्सन या इंडियन गवर्नमेंट के साथ। एग्रीमेंट रिटर्न हो सकता है, वर्बल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी से सामान खरीदते हैं, अमेजोन से आपको सामान खरीद रहे हैं, तो वो सामान आपको बेच रहा है, ये ट्रांजेक्शन हो रही है, ये भी एक तरह का एग्रीमेंट ही है, ठीक है? वही रिटर्न नहीं है, एक वर्चुअल एग्रीमेंट है कि आपको कंपनी बोल रही है हम आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर लिखा होता है कि आप उस टाइम की रिटर्न पॉलिसी भी है, सब कुछ है। तो एक तरह का एग्रीमेंट ही है। अगर वो इनकम कमा के लेके जा रहे हैं इंडिया के अंदर से, तो किसी एग्रीमेंट के तहत ही कमा के लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो यही है एलिजिबल एसएससी कौन सा है, जो कि इनकम कमा रहा है रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के माध्यम से, और उसका एग्रीमेंट है किसी भी इंडिया के पर्सन से, किसी इंडिया की कंपनी से या इंडियन गवर्नमेंट से, ठीक है? अब बात आती है उस पर्सन का इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भी होना चाहिए। जैसे अमेजोन है, वो इंडिया के बाहर की कंपनी है, लेकिन उसका इंडिया के अंदर एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है? तो वही उसी टाइप के एसएससी इस सेक्शन के अंदर कवर होंगे। इसके अलावा जो एसएससी है वो आपके सेक्शन 115 एक के अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है? ये हमने एलिजिबल एसएससी देख लिया। उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर, फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, उसकी प्रॉपर्टी राइट या कुछ भी जिसके ऊपर वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या रॉयल्टी कमा के लेके जा रहा है, वो कि इंडिया के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? जिसपे रॉयल्टी पे हो रही है वो भी इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अब बात आ रही है टैक्सेबल हेड। आप इस इनकम को किस हेड के अंदर टैक्सेबल करेंगे? तो सर इसको हम पीजीबीपी के अंदर टैक्स करेंगे। इसके अंदर पीजीबीपी, ठीक है? ठीक है? अब क्या है, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड है डिडक्शन। कुछ ऐसे एक्सपेंस जो कि डिडक्शन में नहीं आएंगे, उनको हम डिडक्ट करने के अलाउ नहीं करेंगे। वो आपने एक्सपेंस किए हैं लेकिन हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। आप उसके वो पूरी आपकी इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। कौन से? हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं कि आप पे कर रहे हैं बाहर की कंपनी को, ठीक है? नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हैं, कुछ बाहर कहीं पे कर रहे हैं, जो कि उस जो आप काम कर रहे हैं एक्चुअल उससे रिलेटेड ही ना हो, ठीक है? मतलब हीरो होंडा जापान की कंपनी को पे कर रही है, लेकिन वो इंजन की रॉयल्टी नहीं है, उसके अलावा कोई भी मिसलेनियस फी उसको पे कर रही है, ठीक है? अब बात क्या आ रही है, आप इंजन की रॉयल्टी सर्विस ले रहे हैं, उसके अलावा किसी और चीज की आप फी पेमेंट कर रहे हैं, तो सर उसको हम अलाउ नहीं करेंगे यहाँ पर रिडक्शन, ठीक है? आपको जो आप सर्विस ले रहे हैं जो कि यूज हो रही है इंडिया के अंदर, उसी को हम अलाउ करेंगे। ओनली और एक्सक्लूसिवली उसी के लिए आप पेमेंट करें, उसी को अलाउड करेंगे, उसके अलावा किसी को अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है? दूसरा कि आप कोई फेक अमाउंट इंडिया के बाहर पे कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा दिखा दे रहे हैं कि कोई भी ऑफिस एक्सपेंस दिखा रहे हैं, हेड ऑफिस को पे कर रहे हैं बेसिकली, लाइक आपका कुछ हेड ऑफिस है बाहर, उसको आप पे कर रहे हैं, कुछ भी फेक एक्सपेंस कुछ भी पे कर रहे हैं, तो सर हम उसको अलाउ नहीं करेंगे डिडक्शन में, ठीक है? तो वही बात करेंगे कि एक्सपेंस कौन सा अलाउड नहीं होगा डिडक्शन का, तो सर वो नहीं होगा। While computing the income chargeable to tax under this section, following expenses are not allowed at deduction। कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जो कि डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होंगे। कौन से? एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस, कुछ भी एक्सपेंडिचर कुछ अलाउंसेस जो कि इंकर करे हैं, विच इज नॉट होनली और एक्सक्लूसिव फॉर सच परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और फिक्स प्लेस ऑफ सर्विस। लाइक जो उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए होनली और एक्सक्लूसिवली नहीं है, ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर आप अगर इंकर कर रहे हैं तो यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे डिडक्शन। दूसरा, कुछ भी अमाउंट अदर देन रिम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब जो आपका इंजन की सर्विसेज उसका आप रिम्बर्समेंट कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी आप अमाउंट अगर पे कर रहे हैं बाय द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट टू हेड ऑफिस और एनी अदर ऑफिस, यानी हेड ऑफिस को या किसी और ऑफिस को आप कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। अब
अब बात आती है कि ऐसी कुछ चीजें हैं कि जहां पर सेक्शन 44 BB अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, वो क्या होगा? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 BB अप्लीकेबल इन रिलेशन टू कंपटीशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन कंसर्न बिजनेस ऑफ मिनरल्स। ठीक है, वो अप्लाई नहीं होगा। क्या? कुछ ऐसे केस है यहाँ पर जहां पर जो कवर होते हैं 44 BB। 44 BB क्या है? वो बात करता है कंप्यूट करना प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट कैलकुलेट करना कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्शन के बिजनेस से। ठीक है, उसके प्रोविजन यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। जो प्रोविजन यहाँ अप्लीकेबल है, अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी वहां हो रहा है तो वो एक जगह एक दूसरे के उसमें अलाउ नहीं कर सकते हम। ठीक है, हम एक बार पढ़िए इसको, उसको आपको सही से समझ में आएगा। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 BB। ठीक है, सेक्शन 44 BB का प्रोविजन डू नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम कवर्ड बाय दिस सेक्शन। जिस भी इनकम को इस सेक्शन एक सेक्शन कवर कर रहा है, उस इनकम के ऊपर सेक्शन 44 BB का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। 44 BB क्या है? अप्लीकेबल 44 BB अप्लीकेबल इन रिलेशन टू कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन इन कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल। ठीक है, आ गई आपको मेरी बात समझ में? अब अब बात कर रहे हैं कि आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे और उसका ऑडिटेड टाइम करवाएंगे, तो वो ये बात सेक्शन कहता है। ठीक है, अब बात क्या है कि इन केस ऑफ एसएससी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिपोर्ट रेफर्ड एज सेक्शन 92E। मतलब जिस भी एसएससी के ऊपर, जिस भी नॉन रेजिडेंट के ऊपर अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है तो उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 30 नवंबर तक और उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा 31 अक्टूबर तक। और जिस एसएससी पे सेक्शन 92E का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता उसको इसी सेक्शन 44DA के अकॉर्डिंग अपना बुक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 31 अक्टूबर तक और उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा 30 सितंबर तक। ठीक है, ठीक है सर, अब केस आ गया, हमने केस देख लिया अगर आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर है। लेकिन कुछ ऐसे केस जहां पर इंडिया के अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही आपका नहीं है, दूसरी बात एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अब क्या? इनकम तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इनकम कैलकुलेट होगी सेक्शन 115A सबसेक्शन B के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कैसे होगी? तो सर देखिए, अब बात आ रही है कि अगर आपका कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है तो हो सकता है आपका किसी के साथ एग्रीमेंट हो, किसी रेजिडेंट के साथ आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा हो, यानी कि आपका कोई एजेंट आपने इंडिया के अंदर अपॉइंटमेंट कर रखा हो, तो हो सकता है उसके थ्रू आप इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हो। ठीक है, तो वो केस यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ठीक, अब बात क्या कर रहा है कि आपने हो सकता है इनकम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से रिसीव करी हो किसी एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, या फिर किसी इंडियन कंसर्न इंडियन कंपनी से रिसीव करी हो, तो वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। रेट क्या होगी सर? रेट होगी 20% और रेट स्पेसिफाइड इन DTAA। माने आपका इंडिया का हर कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है कि किसी इनकम पे अगर कोई बंदा इंडिया से इनकम कमा रहा है तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी और जहां का रेजिडेंट है वहां की गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी। तो ये तो उसके साथ नाइंसाफी हो गई कि उसके ऊपर डबल टैक्सेशन लग गया। तो उसके लिए इंडिया का बाहर की कंट्रीज के साथ में एक एग्रीमेंट होता है जो कि DTAA है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी अगर आपके कोर्स का पार्ट होगा तो, वरना आपके CA फाइनल के DT का पार्ट तो वो है ही। ठीक है, उसके अंदर कुछ रेट स्पेसिफाइड है, मतलब हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट का और यूके गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हो रखा है कि सर 20% टैक्स बनता है लेकिन 10% आप ले लीजिएगा, 10% हम ले लेंगे। ठीक है, तो वो एक लोअर रेट हो गया। तो वैसा अगर कोई रेट स्पेसिफाइड है तो या तो उसके अकॉर्डिंग या 20% विच एवर इज लोअर वो आपका यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, विच एवर इज लोअर नहीं, हाँ, कोई भी जब लोअर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा या तो 20% और अगर DTAA कुछ लोअर का प्रोविजन बोल रही है तो हम उसको अप्लाई कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि DTAA ज्यादा बोल रहा हो, वो हमेशा आपको रिलीफ ही देगा, वो कभी ज्यादा नहीं देगा। तो 20% तो यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन अगर DTAA उस कंट्री के साथ में है और कम टैक्सेशन की बात करता है, कम रेट की बात करता है, तो कम रेट लग जाएगी, लेकिन वरना 20% तो अपनी है ही। ठीक है, इन केस में अगर इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है कोई भी अमाउंट नॉन रेजिडेंट को या फिर इंडियन कोई भी कंसर्न है, कोई इंडियन कंपनी है वो पे कर रही है। ठीक है, ठीक है सर, नीचे आते हैं। ठीक है, अब जो स्पेशल रेट है 20% है, वो स्पेशल टाइप ऑफ इनकम जो कि हमने ऊपर पढ़ी है दो तरह की, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, उसी पे एप्लीकेबल होगी। बाकियों पे नॉर्मल रेट्स हैं, नॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग नॉर्मल चार्ज के लिए आएंगे। ठीक है, कोई भी आपको एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि आपकी कोई परमानेंट स्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, आपको हमने एक फिक्स रेट दे दिया है, तो उस केस में कोई भी हम आपको एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है,
और आपको रिटर्न भी फाइल करने की जरूरत नहीं है कुछ केस में। जिस केस में अगर आपने इनकम ओनली कमाई है इंटरेस्ट और डिविडेंड से, ठीक है, उसके अलावा रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, मतलब ये जो प्रोविजन है ये इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, इन 4 केस में लग रहा है। अगर आपने इन 4 केस से इनकम कमाई है तो आपको ओनली इन 4 केस है, इसके अलावा कोई भी आपका इनकम का सोर्स नहीं है, तो आपको कोई भी डिडक्शन कोई भी रिटर्न फर्निश करने की इंडिया के अंदर जरूरत नहीं है, रिटर्न फाइल करने की कोई भी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है, आपका टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हो 20% या डीडीडब्ल्यूए की जो भी लोअर रेट होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, उसके बाद देने के बाद क्या होगा, नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का। बहुत ईजी है, मैं आपको एक बार वो पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिएगा और उसको एक बार दोबारा से खुद से रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी तो मैंने आपको पढ़ाई है। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कुछ रिमेंबर करना पड़ेगा आपको, उसको रिमेंबर रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। इज राइट्स प्रॉपर्टी या कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इफिशिएंटली कनेक्टेड इन द पी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, ठीक है, मतलब अगर इंडिया के अंदर आपका पी है, फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन है या नहीं है, अगर आपका है तो रॉयल्टी वगैरह आपकी 44 DA के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी, अगर नहीं है तो आपकी 20% की या डीटीडब्ल्यू की जो भी कंसेशनल रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। अगर है 44 DA लग रहा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा, डिडक्शन आपका अलाउड नहीं होगा। अगर कब, जब वो होली उसी के लिए नहीं है, मतलब मैंने कहा था ना कि होली आप उसी के लिए पे करेंगे, अगर नॉट इनकर्ड होली फॉर द पी तब अलाउड नहीं होगा। और अदर देन रिम्बर्समेंट के अलावा कोई भी अमाउंट आप एचओ को या अदर यूनिट को पे करें तो डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ठीक, आपका पी नहीं है, 20% या लोअर रेट का आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कोई भी आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी, ठीक है, और एग्जम्पशन मिलेगी लेकिन आपको फाइलिंग ऑफ द रिटर्न की, अगर ओनली दिस टाइप ऑफ इनकम ही आपकी है, ठीक है, ओटीडीएस आपको कट रहा है। ठीक है सर, बहुत ईजी था। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे जो कि बात करता है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की, ठीक है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लोज 4 बात करता है आपकी, और साथ में क्लोज 5 भी, ये दोनों बात करते हैं आपके डिविडेंड और इंटरेस्ट की। ठीक है सर, ये क्या बात करते हैं, वही चीज है, सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ बड़ा नहीं है, कि अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट वो इंडिया के अंदर डीम टू बी एक्चुअलाइज हो जाएगा, इस केस में अगर पे कर रही है कोई भी इंडियन कंपनी, मतलब इंडिया की कोई भी कंपनी किसी भी नॉन रेजिडेंट को कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, तो कुछ भी केस हो वो इंडिया के अंदर डीम टू एक्चुअलाइज हो जाएगा और इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और नॉन रेजिडेंट कर रही है, ठीक है। डिविडेंड जो है वो इंडियन कंपनी कर रही है, किसी को भी कर रही है, आपका अक्रोराइज इन इंडिया हो जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट है वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का कर रहा है, तो वही केस अगर वो यूज हो रहा है इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस में तो इंडिया के अंदर अक्रोराइज नहीं होगा, एक्सेप्शनल में पार्ट हो जाएगा। और कोई भी मेकिंग ऑफ एनी इनकम आउटसाइड इंडिया में पार्ट हो रहा है तो इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब जो ऊपर पढ़ के आए हैं सेम वही कॉन्सेप्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, सेम है जो हम रॉयल्टी के साथ पढ़ के आ रहे हैं कि अगर रेजिडेंट इंडिया का रेजिडेंट अगर पे कर रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जो एक्सेप्शन दे दी कि वो बिजनेस में पर्पस हो रहा है जो कि बिजनेस इंडिया के बाहर हो, या कोई ऐसी इनकम अर्न करने में यूज हो रहा हो जो कि इंडिया के बाहर से अर्न करी जा रही हो। इंडिया की गवर्नमेंट अगर पे कर रही है तो उसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सारा इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। और कोई नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है तो केवल उस केस में जब इंडिया के अंदर की किसी इनकम को कमाने के लिए उसको यूज किया गया हो, इंडिया के अंदर बिजनेस हो तब यूज किया गया हो, ठीक है। अब क्या बात करता है, अब बात करते हैं कुछ हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी डिविडेंड और इंटरेस्ट को लेके कुछ केसेस में। तो क्या केस है, पहला वो केस है क्या, कि अगर कोई एनआरआई है, इंडिया के बाहर का पर्सन है और उसने इंडिया के अंदर कोई एनआरई अकाउंट मेंटेन कर रखा है, होल्ड कर रखा है, ठीक है, और वो फेमा के अंदर कवर भी होता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट और इनकम आएगी वो इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी, अक्रोराइज इन इंडिया नहीं होगी, ठीक है। दूसरी, इंटरेस्ट पेबल भाई इंडियन कंपनी, इंडिया की कंपनी कुछ भी इंटरेस्ट पे कर रही है जो कि किसके लिए, मनी बोर्ड फ्रॉम ए सोर्स आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आपने इंडिया के बाहर से मनी बोरो करी है, उस पर अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया मतलब कुछ इंटरेस्ट पेबल हो रहा है किसी नॉन रेजिडेंट को तो भी इसके अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट अगर पे हो रहा है कुछ डिपॉजिट पे
जो कि फॉरेन बैंक्स का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कोई फॉरेन का बैंक है, सिटी बैंक है, उसने इंडिया के एसबीआई के साथ में कोई भी अगर डिपॉजिट मेंटेन कर रखा है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं। अब क्या है कि इंटरेस्ट पेबल बाय शेड्यूल बैंक और डिपॉजिट्स इन फॉरेन करेंसी वेयर एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिपॉजिट्स इज ड्यूली अप्रूव्ड बाय आरबीआई। ठीक है, कि इंटरेस्ट पे कर रहा है कोई भी शेड्यूल बैंक लाइक एसबीआई वगैरह, कोई भी डिपॉजिट्स पे जो कि बाहर के पर्सन ने इंडिया के अंदर डिपॉजिट किया है उसको आरबीआई ने अप्रूव किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम आपको एग्जाम्पशन दे देंगे, मतलब जो ऊपर टाइप के जो अकाउंट्स है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट पे करा जा रहा है तो उसको भी हम एग्जाम कर देंगे। ठीक है सर, अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स की, कुछ स्पेशल इनकम की। तो क्या बात करते हैं कि अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है फ्रॉम यूनिट्स इन आईएफएससी, कुछ आईएफएससी के अंदर कोई भी यूनिट्स है उसके ऊपर आपको अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो रेट ऑफ टैक्स 10% है। उसके अलावा अगर कोई डिविडेंड आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, कोई भी नॉन रेजिडेंट है या नॉन कॉर्पोरेट है बाहर का, उसको अगर डिविडेंड इनकम मिल रही है, दो तरीके से मिल रही होगी, या तो किसी आईएफएससी के थ्रू मिल रही होगी या इसके अलावा जनरल मिल रही होगी। तो अगर आईएफएससी के थ्रू मिल रही है तो 10% रेट होगा, जनरल मिल रही है तो 20% रेट होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर किसी नॉन रेजिडेंट को गवर्नमेंट से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या फिर किसी इंडियन कंसर्न से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसके ऊपर टैक्स रेट होगी आपकी 20%। ठीक है सर, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से तो उस केस में आपकी रेट होगा 5%। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से 5% का रेट होगा। ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है सेक्शन 194 एलसी के थ्रू, जो कि बात करता है कि अगर आपने मनी बोरो कर रखा है किसी इंडिया के बाहर से, ठीक है, कोई भी इंडिया कंपनी है जो कि मनी इंडियन कंपनी है जो कि इंडिया के बाहर से कोई अमाउंट बोरो कर रखी है, उसके ऊपर अगर आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसमें 5% का रेट लग जाएगा। हो सकता है कोई एग्रीमेंट के थ्रू इंडियन कंपनी ने पैसा बोरो कर रखा हो सकता है कोई आप लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो है इंडियन कंपनी ने इशू कर रखे हो और जो बाहर के बंदे ने खरीद रखे हो और उसके ऊपर इंडियन कंपनी उसको इंटरेस्ट पे कर रही हो, या फिर हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हो जो कि इंडियन कंपनी ने इशू कर रखे हो और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे कर रहा हो तो उसमें 5% का केस लग जाएगा। ठीक है, अब अब है कि इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोर्ड बाई फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया बाई वे ऑफ इशू लॉन्ग टर्म डेब्ट, वही है इंडियन कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो है इशू कर रखे हैं और बाहर के बंदे ने उसको खरीद रखा हो तो उस केस में यहाँ पर 4% का रेट लगेगा। मतलब ऊपर क्या हुआ था कि आप अगर आपने कोई भी बॉन्ड वगैरह खरीद रखे हैं, मनी बोरो कर रखी है, मनी बोरो कर रहा है इंडियन कंपनी, इंडिया की कंपनी मनी बोरो कर रही है किसी बाहर के पर्सन से, उसके ऊपर अगर उसको इंटरेस्ट पे कर रही है तो 5%। ठीक है, दूसरा दूसरा कि इंडियन कंपनी ने कुछ लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू कर रखे हैं जो कि आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में मतलब एनएससी और बीएसई में लिस्टेड है और जो कि टाइम पीरियड है बिटवीन 1/4/2020 से 30/6/2023, इस बीच में अगर कोई इंडियन कंपनी ने बॉन्ड इशू कर रखे हैं उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट पे करी है तो उस केस में रेट हो जाएगा आपका 4%। ठीक है, उस केस में आपका रेट है 4%। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरो, मतलब कोई बॉन्ड है जो कि इंडियन कंपनी ने इशू कर रखे हैं कब 1/7/2023 के बाद में और जो कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उस केस में आपका रेट हो जाएंगे 9%। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 94 एलबीए बाय बीइंग इंटरेस्ट इनकम बिजनेस ऑफ एसपी बिजनेस और इंटरेस्ट 5%। ठीक है, मींस ये है कि आपने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बिजनेस ट्रस्ट के चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग जो आपका डिविडेंड इनकम आपकी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रही है जो इनकम, उसमें 5% का केस लग जाएगा। ठीक है, जो बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें लगेगा 5%। आपने वहां पर जब केस देखा होगा तो वो भी 5% का केस देखा होगा। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट परचेज इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, आपको कोई नॉन रेजिडेंट को इनकम मिल रही है इसमें किसी फॉरेन करेंसी में, अगर उसने किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीद रखी है उसके लिए, तो उस केस में आपका रेट हो जाएगा 20% का। ठीक है, अब स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, वही बात आ गई, जो स्पेशल टैक्स रेट ऑफ टैक्स दे रखी है वो उन्हीं स्पेशल इनकम्स के ऊपर लगेंगी जो हमने स्पेशल इनकम ऊपर बता रखी है, उसके अलावा किसी स्पेशल इनकम पे वो चीज नहीं लगेगी। ठीक है, नो डिडक्शन इंस्पेक्टर ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, किसी भी एक्सपेंडिचर का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा जो कि सेक्शन 28 टू 44 के अंदर कवर्ड है और सेक्शन 55 के अंदर कवर्ड है। ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से इज नॉट एप्लीकेबल, चैप्टर 6 से की डिडक्शन भी आपको एप्लीकेबल नहीं होंगी। इट्स नॉट बी नेसेसरी, हाँ, और आपको क्या है रिटर्न भी फर्निश करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, वही है
कि आपकी जो इनकम है वो ओनली इंटरेस्ट और डिविडेंड के थ्रू हो, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के थ्रू हो और टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका हो। तो ये कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है सर, ये हो गई। अब आपका चालू होगा कैपिटल गेन्स। तो मैं इसको कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब जितना मैंने आपको पढ़ाया आप इसको एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद आप मेरी नेक्स्ट क्लास को देख सकते हैं। ठीक है सर, ओके बाय टाटा, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स को।